बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं जापान के एक सीरियस इशू के हवाले से और अल्हम्दुलिल्लाह कि ये मसला हमारे मुल्क में नहीं है। इस वक्त जापान के अंदर एक जो है वो एक वीडियो मशहूर है। एक येल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है, इसका नाम है यासुकी नारुटा। और ये अब ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान के परवेज़ हुद साहब हैं, यानी इशू कोई और है, जवाब वो कुछ और देते हैं। इन साहब को बाद में डिस्कस करते, पहले कुछ चीज़ों पर नज़र डालते हैं। इस वक्त जापान की जो आबादी है वो 125 मिलियन है। इस 125 मिलियन में से 30% लोग वो है जिनकी उम्र 65 साल या इससे ज़्यादा है। 3.5 करोड़ लोग वो हैं जो बुज़ुर्ग हैं, यानी उनकी उम्र 60 साल, 65 साल, 70 साल, 75 साल है। उसके अलावा जापान के तकरीबन 15% आबादी वो है जो 15 साल तक की है। बाकी जो लोग हैं यानी 15 साल से लेकर कोई 65 साल तक की आबादी, ये आप तकरीबन लगा लीजिए कि कोई 45 से 50% है, और ये बहुत ज़्यादा कम है। जबकि सब पाकिस्तान की जो नौजवानों की आबादी है जो 24 से लेकर 33 साल तक है, वो 65% है। आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि हमारे पास अल्लाह ताला ने कितनी बड़ी दौलत दी और हम नौजवानों को कहाँ लगा रहे हैं। उसके अलावा जापान का एक बहुत बड़ा मसला दूसरा ये है कि जापान के अंदर जो शादियाँ होती है, वो एक लड़की जो शादी करती है वो तकरीबन 29 साल की उम्र में शादी करती है, और जो लड़का शादी करता है वो 31 साल की उम्र में करता है। और उस पर भी सोने पे सुहागा ये है कि उनके यहाँ जो डाइवोर्स की तादाद है वो बहुत ज़्यादा है। 2022 में जो है वो जापान के अंदर 6 लाख शादियाँ रजिस्टर्ड हुई थी, जिसके अंदर 30% को तलाक हो चुकी है। और ये उनका सालाना एवरेज है कि 30, 33, 35 उनके यहाँ इतनी जो है वो तलाक़ें हो जाती है। यानी आप ये समझ लीजिए कि अगर 6 लाख लोगों की शादियाँ हुई तो उसमें से 2 लाख ने तो तलाक देकर जान छुड़ा दी है। और ये ऐसे नहीं है कि कोई ज़बरदस्ती की शादी है हमारे यहाँ, जैसे पाकिस्तान में लोग ख़ानदान लड़कियों से लड़कों से पूछते नहीं है, बिल्कुल ख़ास करके कबायली इलाकों में, कि वो लड़की को पता ही नहीं होता, यह पता है कि बेटा आपकी हमने बात पक्की कर ली है। ये इस 6 लाख में से 70% शादियाँ वो थी जो लव मैरिज है। यानी 70 का मतलब ये है कि 6 से 42, 4,20,000 लड़कियों की जो कपल की शादी वो लव मैरिज थी। उसके बावजूद तकरीबन 1,98,000 की तादाद में जो है वो 30% ये तलाक़ें यहाँ सालाना होती है। और उसके साथ भी 1000 में से सिर्फ 19% लड़कियाँ जो है वो दोबारा शादी करती है। नहीं, इसका मतलब है कि 1000 में से 190 लड़कियाँ दोबारा शादियाँ करती है, बाकी जो है वो अपने घर बैठ जाती है। ये उनका हाँ का स्टैटिस्टिक्स है। और एक शादी जो रहती है वो ज़्यादा से ज़्यादा एवरेज जो उनकी है वो 11 साल की है। यानी किसी को 3 साल में तलाक, किसी को 15 साल में, 20 साल में, लेकिन एवरेज निकाला है तलाक़ों की तो वो है 11 साल की। और उसके बाद दूसरा बड़ा मसला जो OECD जो कंट्रीज़ है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट जो कंट्रीज़ है, जो तरक्की याफ्ता ममालिक है, उसमें जापान पहले नंबर पे है, जहाँ पर 56% फैमिलीज़ ऐसी है जिनको एक सिंगल मदर रन करती है। सिंगल मदर से मुराद ये होता है कि अगर किसी शोहर ने तलाक दे दी और औलाद जो है वो माँ के पास रह गए, क्योंकि जापान के अंदर ऐसा कोई कानून नहीं है कि बच्चे जो है बाप के पास जाएंगे या माँ के पास जाएंगे। उनका जो कानून है, फैमिली लॉ है, उसके मुताबिक ये है कि वो आपस में बैठकर सेटलमेंट कर ले, कौन ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, कौन बच्चों को पाल सकता है, तो वो आपस में डिसाइड करते हैं। लेकिन अगर वो डिसाइड नहीं कर पाते तो फिर अदालत दोनों की फाइनेंशियल स्टेटस देखती है और फिर अदालत फैसला करती है कि बच्चे जो है वो माँ के पास जाएंगे या बाप के पास जाएंगे। और 16 साल के बाद उनको ये इजाज़त होती है कि वो ख़ुद को फैसला करें, अगर वो बाप के पास रह रहे थे वो माँ के पास जाना चाहें, या फिर माँ के पास जी रहे थे तो बाप के पास जाना चाहें। और 18 से 20 साल जो है उनके यहाँ शादी की इजाज़त है। लड़की जो है वो 16 साल में शादी कर सकती है, लड़का जो है वो 18 है या गालिबन 20 साल की उम्र में शादी कर सकता है। अब ये उनके यहाँ कुछ स्टैटिस्टिक्स है। अब आपको मसला कहाँ से नज़र आया? जापान की जो हाई एजिंग जो प्रॉब्लम है कि उनके यहाँ बुज़ुर्गों की तादाद बढ़ती जा रही है, नौजवानों की तादाद कम होती जा रही है, मसला आपको कहाँ से नज़र आया? यही हो सकता है कि उनके यहाँ जैसे शादी की 18 साल उम्र उनको रखी गई है, इसीलिए जापान में 16 साल की उम्र में लड़की को शादी की इजाज़त दी गई है ताकि वो शादियाँ करे, ताकि उनके यहाँ नौजवान नस्ल पैदा हो, 30-40 साल में उनकी ये मुल्क की हालात बेहतर हो। लेकिन वहाँ का जो माहौल है, लोग जॉब्स की तरफ, और जो द गार्डियन की वेबसाइट पर पढ़ रहा था कि टू एंजॉय द फ्रीडम, द न्यू जनरेशन वांट टू एंजॉय द फ्रीडम, वो चाहते हैं कि जब वो 16-18 साल के हो गए, उनकी जॉब लग गई, वो कुछ कमाने लग गए, अब वो कहते हैं कि हमने मस्त माहौल में हमें जीने दें। और वो शादियों की तरफ जब ज़िंदगी से दिल भर जाता है, या फिर वो एक अच्छी जगह पे जॉब, एक बहुत कुछ कमाने के ना अपने पाँव पे खड़े हो जाते हैं, उसके बाद वो शादियों की तरफ जाते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है 30 साल की उम्र वो है जब इंसान की जो सोच है वो पक्की हो चुकी होती है।
छोटी उम्र में शादी का फ़ायदा ये है कि अगर लड़की जो है वो कच्ची, इसके दिमाग है, लड़के का दिमाग कच्चा है, तो जब आपस में उनकी शादी हो गई तो चंद साल के बाद आपस में एक अच्छी रिलेशन बनेंगे, एक दूसरे को समझेंगे। लेकिन जब आपकी 30 साल उम्र हो चुकी है तो आप ज़िंदगी में बहुत सारे मसलों से गुजर चुके हैं, बहुत सारी परेशानियाँ आ चुकी है, आपके साथ मसले मसाइल आ चुके हैं, आपकी सोसाइटी के मुतालिक एक यार मर्द ऐसे होते हैं या औरतें ऐसी होती हैं, आपकी एक सोच बन चुकी है। तो ऐसे में होता क्या है कि उनके दरमियान फिर जाहिर सी बात है, जब इंसान ख़ुद एक बहुत कुछ बन चुका हो, अगर शोहर की तनख्वाह थोड़ी कम है तो बीवी डोमिनेट करेगी, वो गालिब आएगी, और अगर बीवी की तनख्वाह कम है, शोहर ज़्यादा कमाता है तो शोहर भरम झाड़ेगा। और इसके साथ रिलेटेड एक मसला ये है कि जापान के अंदर दूसरी शादी की इजाज़त नहीं है जब तक आपकी पहली बीवी मौजूद है। हाँ, आप 3-4 गर्लफ्रेंड एक घर के अंदर रख सकते हो, लेकिन दूसरी शादी नहीं कर सकते। उसका नुकसान ये भी है कि अगर एक लड़की की तलाक हो गई और वो दोबारा शादी करना चाहती किसी और मर्द के साथ, उसको पसंद आया, उसकी समझो उसका बॉस है या कोई प्रोफेसर है, कोई भी उसका दोस्त है, और वो शादीशुदा है, तो ऐसी लड़की उस मर्द के साथ शादी नहीं कर सकती। और वो भी नहीं चाहती कि मैं किसी ऐसे मर्द से शादी करूं जो मुझे पसंद ना करता हो। अगर वो किसी को पसंद भी करती तो उसको अच्छा इंसान मिलता भी है, लेकिन चूँकि वो शादीशुदा है और गवर्नमेंट के रूल्स के मुताबिक वो दोबारा शादी नहीं कर सकती, लिहाजा 2000 में से सिर्फ 19% लड़कियाँ ऐसी हैं जो दोबारा उनकी शादियाँ हो जाती है। अब ये सारी सिचुएशंस में हमें उनकी गवर्नमेंट को उसूल्स को चेंज करना चाहिए, यानी पॉलीगेमी को, दूसरी शादी को इजाज़त देनी चाहिए और उसको सपोर्ट करना चाहिए। और वैसे भी उनके यहाँ ये रुझान नहीं है कि वो लड़कियां दूसरी शादी करें। ज़ाहिर है आपने कानून ऐसा बना दिया, और कोई भी शख्स, ज़ाहिर है हमारे माशरे में भी है कि अगर एक लड़की को तलाक हो चुकी है तो दोबारा उससे कोई लड़का, कुंवारा लड़का शादी नहीं करना चाहेगा। और जिस लड़की को 4 साल के बाद तलाक हो गई, 5 साल के बाद हो गई, उसकी उम्र 35 साल है, तो अब उसे 20-25 साल का बंदा क्यों शादी करेगा। इसीलिए उनकी जो आबादी है वो एक डिप्रेशन का शिकार इस तरीके से होती जा रही है। और उनकी जो रिपोर्ट्स के मुताबिक कहा गया है कि 2060 तक 40% आबादी जो है वो 60% से ज़्यादा लोगों पर मुश्तमिल होगी, यानी 60% से ऊपर के लोग खालिस जो है वो 40% हो गए। बाकी आप 25-30% उनके बच्चे लगा लें, बाकी जो आपके नौजवान बचते हैं, आप अंदाज़ा लगा लें कि जापान की सोसाइटी किस तरह के मसाइल से दुचार हो रही है। जबकि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में इस वक्त जवानों की तादाद खाली 65% है बच्चों को निकाल के। और मज़े की बात दूसरी है कि जापान की इस वक्त मर्दों की तादाद से औरतों की तादाद तकरीबन 51% वो है जो लेडीज़ हैं। तो ये उनकी सिचुएशन है, कुछ इश्यूज़ है। अब आते हैं यसुकी नारिटा साहब की तरफ। ये जापान के रिहायशी हैं, लेकिन ज़ाहिर अमेरिका में रहते हैं, और येल यूनिवर्सिटी के नाम से, जो YALE के नाम से यूनिवर्सिटी है, न्यू हेवन सिटी के अंदर, अमेरिका के अंदर, वहाँ ये पढ़ाते हैं। इन्होंने एक द न्यूयॉर्क टाइम्स, बहुत बड़ा अखबार है, न्यूज़पेपर, उनको इंटरव्यू दिया और उसमें कहा कि जापान के जो मसला है, सीरियस मसला ये है, इसका आसान प्रीटी सोल्यूशन ये है कि जापान के जो बुज़ुर्ग बाबे हैं वो ख़ुदकुशियाँ करें। यानी यही हल है कि वो लोग ख़ुदकुशियाँ करें और अपने आप को दुनिया से, धरती का बोझ कम करें। लेकिन उसने कहा कि वो अपने आप को करे डिसएम्पावरमेंट। डिसएम्पावरमेंट का मतलब होता है, ये असल में लफ्ज़ इंग्लिश का है, लेकिन हकीकत इसकी क्या है कि जापान के अंदर एक जापानी ट्रेडिशन के अंदर एक वर्ड है सिपीकू। उसका मतलब ये है कि सुमराई एक कौम थी, एक जापान की, ये तकरीबन 1200 साल से ये उनके यहाँ रिवाज चल रहा था कि अगर कोई कौम उनके यहाँ जंग हारती है तो वो जंगी कैदी बनने के बजाय अपने आप को मारना ज़्यादा पसंद करते थे। ये इज़्ज़त की मौत है कि हम किसी दुश्मन के हाथों कल मारे जाए, हमें ज़लील किया जाए, हमें जो है ना, हमारे चेहरों पर वो काला मालक फेर कर हमें शहर में घुमाया जाए, जो हम हार जाएँ, तो वो अपने आप को कत्ल करते थे। और कत्ल का तरीका यह था कि वो खंजर जो है वो उठा के अपना पेट में मारते थे और उसको ऊपर की तरफ खींचते थे ताकि उनकी आंतड़े बाहर आ जाए। ज़ाहिर सी बात है, आपके जब पेट गुर्दे ख़राब होंगे तो फिर आप वैसे ही बन नहीं सकते। और वो रिवाज नहीं था कि जिसने खुद को मारा था फ़ौरन उठा के अस्पताल ले जाओ, उनके यहाँ ये चीज़ें नॉर्मल थी। इसी तरह जो ख़वातीन होती थी, जैसे कि इंडिया के अंदर क्या होता था कि सती का रस्म था कि शोहर के मरने के बाद बीवी को शोहर के साथ ज़िंदा शमशान घाट में जला दिया जाता था। तो जापान के अंदर औरतें अपने आप को तेज़ दहार आले से जो है वो कत्ल, अपने आप गला पार के ख़ुद को शहज़ादियाँ थी कि हमारी कल इज़्ज़तें ना लुट जाए, अगर हम जंग हार गए हैं, तो वो अपने आप को मारते थे। ये पुरानी रस्म चलती आ रही है, लेकिन अभी भी कुछ ना कुछ होता है। और रिसेंटली 1970 में जो है जापान की एक नॉवलिस्ट है, मैं नाम भूल रहा हूँ, उन्होंने हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज किया था और जहाँ उनकी कुछ मुतालबात नहीं माने गए तो उन्होंने एहतजाज के तौर पर, जैसे हमारे यहाँ लोग भूख हड़ताल कर लेते हैं, साथ में निमट भी रहे होते हैं और कहते हैं हम भूख हड़ताल पे हैं, तो उन्होंने क्या किया कि उस औरत ने ख़ुद को जो है वो इस तरह कत्ल कर दिया था। और ये कहते हैं ये बड़ा ऑनरेबल जो है वो डेथ है। और इसी के साथ साथ इशू ये है कि उनके यहाँ पिछले 21,000 लोगों ने ख़ुदकुशियाँ की है जापान के अंदर।
और ये ज़्यादातर लोग इसमें से बुज़ुर्ग भी हैं, जवान भी हैं और बच्चे भी हैं कि छोटी सी बात के ऊपर जो है वो हमारे यहाँ जैसे बहुत बड़े मसाइल आ जाते हैं लेकिन हम लोग बर्दाश्त करते हैं। उनके यहाँ ये टॉलरेंस थोड़ी सी कम है कि अगर कोई बात ऐसी आ जाए, कोई गोल रखा था वो नहीं पूरा हो पाया, सपोज़ हार्वर्ड में पढ़ना था या ऑक्सफोर्ड में पढ़ना था यूनिवर्सिटी में और वो एडमिशन नहीं दे पाया, सो देन दे गो टुवर्ड्स सुसाइड कि वो खुदकुशी की तरफ चले जाते हैं। अब परवेज़ हूद साहब ने इस शख्स को इसलिए कहा कि जैसे हमारे परवेज़ हूद साहब से अगर कोई सवाल पूछा जाए, आपने अगर उनके इंटरव्यूज़ देखे हों, जैसे वो तैमूर सलाहुद्दीन के पास आए थे इंटरव्यू के लिए, पॉडकास्ट के लिए, आप कोई भी सवाल करें, आप साइंटिफिक सवाल करें, वो आगे मौलवियों पे बात छोड़ देंगे। आप मौलवियों की बात करें, वो कहीं हिंदुस्तान से शुरू कर लेंगे। यानी मसले का हल ये है कि वो इन चीज़ों पर बात करे कि जापान की हुकूमत जो है वो पॉलीगेमी को एक्सेप्ट रेगुलाइज़ करे कि वो अगर कोई शख्स एक शादीशुदा है, अच्छा कमाता है, वो दूसरी कर सकता है तो उसको करने दिया जाए, ताकि जो लड़कियां नौजवान घर में बैठ के बड़ी हो रही है, जो 56% जो घराने ऐसे बन गए जो एक औरत को अकेले सब संभालना पड़े, वो अपनी खर्चा भी निकाले, घर का रेंट भी निकाले और खाना पीना भी निकाले, बच्चों की तालीम भी निकाले, जो उस औलाद उसको तलाक के बाद अपने घर लेके आई है। औलाद कौन छोड़ सकता है? औरत के लिए बड़ा मुश्किल होता है, वो अपने साथ ले आती है, लेकिन ज़ाहिर है मुस्तकबिल में उसको एक बहुत बड़ा मुश्किल चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। तो हुकूमत को चाहिए कि वो इसको जो है रेगुलाइज़ करे, इसकी इजाज़त दे, दूसरी शादी को कर सकता है। उसके अलावा जो है वो लोगों को इनकरेज करें, जैसे कि दूसरे ममालिक में हैं कि वो उस पर प्राइस बाउंड रखते हैं, मतलब वो इनामात रखते हैं, अगर आप शादी दूसरी करना चाहते हैं तो आपको हुकूमत आपको सपोर्ट करेगी। समझो अगर किसी की फर्स्ट डिलीवरी है, उनकी पहली औलाद होती है, तो उस पर उसको कुछ पैसे दिए जाएँ, उनको इनकरेज किया जाए ताकि नौजवान नस्ल पैदा हो। बुज़ुर्गों को अगर आप आज आपने कत्ल भी कर दिए, सारे के सारे मार दिए, तो 30 साल के बाद खुद ये साहब 35 साल के हैं, 30 साल के बाद ये खुद 65 साल की उम्र पे खड़े होंगे, तो क्या इसको भी कत्ल कर दिया जाए? कल कोई इसके बारे में ये कहेगा कि इसको भी मार दो। तो हाँ, ये इसलिए मैंने परवेज़ हूद साहब कहा कि उनके यहाँ मसाइल कुछ और हैं, लेकिन उनके लोग बताते कुछ और हैं। जो इस साहब ने बात की तो टोटली जो है वो एक, मैं समझता हूँ कि एक फजूल किस्म की बात की। आप सोशो इकनॉमिक पे लेक्चर दे रहे हो और आप अमेरिका में पढ़ाते हो, और इस तरह का जो है वो इरिस्पॉन्सिबल मैं समझता हूँ कि बाकी आप नाजरीन बेहतर फैसला कर सकते हैं कि हकीकत क्या है और मसले का हल क्या है। और अगर पाकिस्तान में ये मसला नहीं है, या फिर इंडिया में नहीं है, या फिर ये श्रीलंका में नहीं है, या फिर ये बांग्लादेश में ये मसला नहीं है, तो उसकी वजह यही है कि हमारे यहाँ जल्दी शादियाँ हो जाती है। और पाकिस्तान में जो एवरेज उम्र लोगों की जीने की है वो 67 साल है, यानी मैक्सिमम लोग जो है वो कोई बहुत कम लोग हैं जो आगे तक जी लेते हैं, लेकिन शहरों में खास करके लोग 60-65 साल के अंदर 70 साल तक इंतकाल हो जाता है। लेकिन चूंकि उनके यहाँ एक माहौल अच्छा है, खाना पीना अच्छा है, तो उनके बुज़ुर्ग 100 साल तक भी जीते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, एक 60 साल का बंदा जितना भी हेल्थी हो, वो उस तरह मेहनत और भागदौड़ मुश्किल काम नहीं कर सकता जो एक जवान कर सकता है। तो अगर नौजवानों की नस्ल आपको मुल्क में बढ़ानी है तो आप उसके तरीक़ा पर काम करें। यह तो फिर कोई बात ना हुई कि आप कहते हैं कि सबको जनरल में कड़क गोलियाँ मार दी जाए। तो ये यसूकी नैरेटा के नाम से आप इनकी वीडियो भी है, वो भी आप देख सकते हैं, और बाकी इस हवाले से जो है वो बहुत सारी वेबसाइट पर आ चुका है ये। तो ये थी आज की छोटी सी वीडियो, उम्मीद आपको पसंद आई होगी, और अपनी फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में बहुत सारी मेहनत लगती है और टाइम लगता है एडिट करने में। इसके लिए डेटा रिकॉर्ड बनाने के लिए एज अ साइकोलॉजी स्टूडेंट, हिस्ट्री स्टूडेंट, मैं फजूल ऐसी बात कभी नहीं करूँगा इसका मेरे पास रिकॉर्ड ना हो। तो आई हैव अ बुक, नोटबुक के मैंने बहुत कुछ जो है वो नोट किया है। सो आई होप यू विल एंजॉय द वीडियो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।